107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम आज के मेहमान में। यह प्रोग्राम हम हर बुधवार को लेकर आते हैं सुबह 11 बजे आप सभी के लिए। और आज के मेहमान प्रोग्राम में हम उन संस्थाओं और लोगों को आमंत्रित करते हैं जो गुड़गांव में अलग अलग समुदाय व लोगों के अलग अलग मुद्दों पर काम कर रही हैं और लोगों को हौसला भी दे रही हैं। इस प्रोग्राम से हमारी यह भी कोशिश है कि हम अपने श्रोताओं को अलग अलग संस्थाओं के बारे में जानकारी दें। यह संस्थाएं कैसा काम करती हैं और इनसे जुड़ा कैसे जाए। आप सुन रहे हैं आज के मेहमान प्रोग्राम और आज हमारे साथ हैं सागर कुमार। दिन है आज बुधवार, तारीख है आज 30 जुलाई 2025। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। सागर जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी पहले तो कि प्रासरा केयर फाउंडेशन संस्था किसने शुरू की और इसे शुरू करने का क्या उद्देश्य या कारण रहा? सबसे पहले तो थैंक यू गुड़गांव की आवाज़ का, जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ पे अवेलेबल हूँ जी। और बात करें प्रसारा फाउंडेशन की, तो प्रसारा फाउंडेशन हमारे अपने बड़े भाई जो कि साहिल सेठ हैं, अभी वो फ़िलहाल एक जीएसटी कमिश्नर है जहाँ पे वो गाज़ियाबाद पोस्टेड है, 2011 बैच IRS ऑफिसर। तो उनका एक ड्रीम था हमेशा से कि कुछ ऐसा शुरुआत करे जो एक आफ्टर जब उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, जब वो जॉब से हट जाएंगे, उसके बाद उनका एक प्लान था कि हम कैसे सर्विस जो देश की सेवा कर पाएंगे जी। तो ये उनका एक प्रसारा का स्टार्टिंग था। तो अभी वो रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने? नहीं, अभी उनको है 10-20 साल और है। अच्छा। लेकिन उन्होंने अभी सोचा है कि अभी से शुरुआत करूंगा तो फिर आफ्टर 60 तो मेरे कुछ प्लान्स होंगे जो हम सब मिलके एक कर पाएंगे। तो लगभग कितना टाइम हो गया आपकी संस्था को काम करते हुए और पहले किस मुद्दे पर आपने काम शुरू किया? संस्था तो वैसे अभी हमने 5 साल पहले स्टार्ट की थी, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं 15 साल से। अच्छा। जब हमने संस्था स्टार्ट करी तो हमने ये नहीं सोचा था कि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक होगा या हमारा एक विज़न एक होगा कि हम बच्चों की ही मदद करेंगे जी। या हम स्ट्रे एनिमल्स की मदद करेंगे। हमारा लक्ष्य था कि जो भी ज़रूरतमंद है हम उनके लिए साथ में खड़े रहेंगे, ऐसी संस्था हमको बनानी है जी। तो आपने किस तरह के काम से शुरुआत की और कैसे आपने अपने काम को शुरू किया? जब आपने संस्था नहीं शुरू की थी तब, और अब आप किस तरीके से काम कर रही हैं? जब मैंने शुरुआत संस्था की नहीं की थी, जब मैं खुद अपने ग्राउंड में जाके, जैसे लोग हैं जिनके माँ बाप सड़क पे हैं, जिनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया, उनको मैं रेस्क्यू करके मैंने 3-4 आइडेंटिफाई करे थे आश्रम जी। चाहे वो गुड़गांव हो, दिल्ली हो या बॉम्बे हो। तो मुझे जहाँ से भी कहीं से कॉल आता था तो मैं उनको खुद जाके रेस्क्यू करके एम्बुलेंस में ले जाकर या अपनी पर्सनल कार में ले जाकर उनको रेस्क्यू करके उनको एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करता था। तो धीरे धीरे जब वो मेरे अंदर पूरा एक कहते हैं इंसानियत का कीड़ा जगा जी। फिर जब कहते हैं कि जब आप अच्छे बन जाते हो तो आपसे अच्छे लोग मिलते हैं जी। तो वो अच्छे लोग कनेक्टेड होते रहे, तो फिर वहाँ से एक निर्माण हुआ प्रसारा फाउंडेशन का। और उसके बाद आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम आज एवरी संडे हमारा भंडारा लगता है। 9 के 9 दिन नवरात्र हम भंडारे लगाते हैं जी। जैसे अब बच्चों को बुक्स देना हो, जो बच्चा अभी हमने हाल ही में एक बच्चा था, वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था जी। उसके पास साधन नहीं था, फाइनेंशियली वीक था, तो हमने उसको पूरा सपोर्ट किया, चाहे वो कोचिंग से लेके हो या एक मोरल सपोर्ट हो या हर चीज़ जी। तो आगे हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:07 हो गए हैं। दिन है आज बुधवार, तारीख है आज 30 जुलाई 2025। अगर आप भी फ़ोन करना चाहते हैं, सागर जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप भी फ़ोन कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 9873551078। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और अभी फ़िलहाल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ है प्रासरा केयर फाउंडेशन से सागर जी, जो को फाउंडर हैं संस्था के, और मैं हूँ प्रोग्राम में प्रीति। तो अभी फ़िलहाल हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ गए हैं छावला से। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। कैसे हैं आप? नमस्कार जी प्रीति जी, बहुत अच्छे हैं जी। और सागर कुमार साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। और ये प्रासरा केयर फाउंडेशन जी, इन्होंने जो बातें बताई हैं वो बहुत ही अच्छी बातें हैं जी। और ऐसा काम तो बहुत कम लोग कर पाते हैं जी, बड़े हिम्मत वाले होते हैं जी ऐसे लोग जी जी। तो सर से ये एक ही सवाल है कि ये प्रासरा फाउंडेशन, इसका स्थापना कब हुई और उनके विचार कब आए कि हमने ऐसा काम करना है, किसी की सहायता करनी है।
तो ऐसा कब हुआ जी, बताइए सर। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं देना चाहूँगा इसका जवाब। ये इसकी स्थापना हमने 2020 में करी थी जब कोविड स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जो हम काम कर रहे थे, जब हमको पता लगा, देखो कोरोना एक ऐसा समय आया जिसमें सब इंसान को इंसानियत का महत्व पता लगा। तो उस समय पर हमने सोचा कि यार अगर आज हम किसी की साथ नहीं खड़े होंगे तो हम कब खड़े होंगे। तो वहाँ से जब हमने शुरुआत करी, जब हम एवरी डे मैं अपने घर से बाहर निकल के खुद जाता था, घर वाले डांटते थे मत जाओ कोविड हो रहा है, लेकिन मैं सब कुछ भूल भाल के मैं उन झुग्गियों में जाता था, उन बच्चों के पास जाता था जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको खाना भी नसीब नहीं होता था। तो उनको खुद बना के मैंने अपने घर पे एक किचन सेटअप कर लिया था पूरा, तो उनका खाना पैक करके वहाँ से उनके लिए लेके जाता था। फिर वहाँ से सोचा कि चलो अब एक संस्था की शुरुआत करते हैं जहाँ पे एक संस्था पे ज़्यादा भरोसा करता है इंसान, ऑफिशियली कुछ कर पाएं आप। एक इंडिविजुअल से ज़्यादा एक संस्था पे भरोसा करता है जी। तो उसको देखते हुए हमने शुरुआत की जी। आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा राजकुमार जी, आशा करती हूँ। सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ जो इतना हिम्मत का काम कर रहे हैं। आजकल टाइम नहीं है किसी के पास भी ऐसा काम करने के लिए जी, और इसमें टाइम भी चाहिए और कुछ मेहनत और खर्चा भी लगता है जी जी जी। आगे वही जानेंगे राजकुमार जी, आप प्रोग्राम को सुनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। नमस्ते जी सर, नमस्कार आपको नमस्ते। एक बार तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने कोविड के समय में फाउंडेशन की शुरुआत की थी ऑफिशियली। तो अभी कौन से ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? जी, अभी जो हमारा जो मेन हमने सोचा हुआ है वो है लोगों को रेस्क्यू करना। अच्छा। हमने जब सड़कों पर देखे लोग जो जिनको खाना नसीब नहीं होता, अपने बच्चों का प्यार नसीब नहीं होता जी, तो अभी मेरा सिर्फ मेन फोकस है उन लोगों को रेस्क्यू करके आश्रम तक पहुंचाना ताकि उनका जीवन थोड़ा सा बेहतर बना सके हम सारा केयर की मदद से और हम अपने खुद की मदद से। तो उसमें कोई एज क्राइटेरिया है कि इस एज से इस एज तक के बच्चे या फिर ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स या फिर किसी भी एज का कोई? हमने टारगेट एज कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। हमको जो ज़रूरतमंद लगेगा, मान लीजिए अब ये नहीं पता कि वो जो बच्चा जो घूम रहा है सड़क पर क्या पता उसके माँ बाप हो जी, अगल बगल में हो, तो हम सीधा किसी को रेस्क्यू नहीं, हम उनको टारगेट करते हैं। देखते हैं हम 2-3 दिन की वो वहीं पे पड़ा हुआ है इंसान। अच्छा। तो रोज हम जाएंगे, हम देखेंगे, जब हमको लगेगा कि हाँ इसके पास आगे पीछे कोई नहीं है, इसको ज़रूरत ज़्यादा है, फिर हम उसको रेस्क्यू करते हैं। जी जी। तो कैसे आपने बाकी संस्थाओं से जुड़ने की कोशिश की, आश्रम जिनको आप भेजते हैं, और कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उनको सच में ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गुड़गांव में ऐसे रह रहे हैं फुटपाथ पे, हो सकता है कि उनका घर भी हो, कई लोगों को कन्फ्यूज़न भी रहती है कि वो कमा रहे हैं या नहीं है उनके पास रहने का इसलिए रह रहे हैं। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन उनसे यही होता है कि आप ये बताइए कि आप एक अच्छा जीवन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं भैया हम यहाँ पे खुश हैं, तो हम किसी को फोर्सफुली नहीं ले जा सकते। अच्छा। कहते हैं ना कि जब मैं उनके पास एक अच्छी भावना से जा रहा हूँ तो अगला सामने वाला भी एक अच्छी भावना रखता है जी। तो वो ये बात मेरे को बोलेगा कि भैया हाँ मेरे को ज़रूरत है, मेरे को आप यहाँ से निकाल दो। कभी कभार ऐसा केसेस भी आया मेरे पास कि बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, कुत्तों ने काटा हुआ है और मतलब इतनी बुरी हालत है कि वो बोल भी नहीं सकता। बस उसके चेहरे से पता लगता है कि उसको ले जाओ। मैं उसको एक बार अपनी कार में बैठा के लेके गया हूँ, आप विश्वास नहीं मानोगे, क्योंकि उसकी हालत इतनी बुरी थी, मेरी गाड़ी पूरी गंदी हो गई थी, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं था, लेकिन मैंने ये चीज़ एग्जाम्पल सेट किया कि देखो अगर आज आप ये कर रहे हो ना तो रात में जो नींद आएगी आपको वो सबसे बेस्ट नींद आने वाली। तो मेरा जीवन का एक रेस्क्यू था जो मैंने किया था, बहुत सारे किए हैं लेकिन एक जो किया था वो मेरे को आज तक याद है। आपने ये रेस्क्यू वाला काम ही अपनी संस्था के लिए क्यों चुना कि आपकी संस्था जो है उनका मेजर काम यही होगा कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनको रेस्क्यू करके और आश्रम में भेजा जाए? तो ये सोच कहाँ से आई? और अब हमारे जो संस्था है, संस्था में 5 लोग हैं जी। एक जो साहिल जी हैं जो फाउंडर हैं, उनका मन करता है कि हम लोगों को फीड करें, हम खाना प्रोवाइड कराएं जी। दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि यार हम बच्चों के लिए काम करते हैं। तीसरे जो हैं बोलते हैं स्ट्रेज एनिमल्स के लिए। मेरे अंदर की एक भावना थी कि यार जो सड़क पर उस बेचारे की क्या गलती, उसने अपने जीवन अपने बच्चों को दिया, उसके बाद बच्चों ने उनको अपने रोड पर फेंक दिया एक खिलौना समझ के। तो मेरे अंदर उनके लिए बहुत भावना है, तो मैं इसलिए सोचता हूँ कि आप अपनी फील्ड में करिए,
जी। संस्था एक ही है जी। लेकिन हम 5 अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उसमें आपका स्पेशली क्या रोल है कि क्या आप खुद जाते हैं या आपने अपनी कोई टीम बनाई है, और किस तरीके से आप काम करते हैं? और फिर अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आपका जो करियर है या आपकी एजुकेशन और वो सब फिर कैसे? वैसे तो एजुकेशन सब कंप्लीट हो चुकी है, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। अच्छा। वो सब चीज़ें एक अलग होती है, लेकिन सबसे पहली बात है जो आपने बोला कि आप खुद जाते हो या टीम बनाते हो। आपका क्या रोल है बेसिकली? मेरा रोल सिर्फ ये होता है कि वहाँ पे पहुँचकर जब तक वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ। अच्छा। मैं कॉल पे 24 आवर्स अवेलेबल हूँ और मुझे पता रहना चाहिए कि वो जिसको रेस्क्यू किया है वो पहुँच गया है। और 2-3 दिन तक हम कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं कि उनको खाना मिल रहा है समय पर या नहीं मिल रहा है, कपड़े मिले या नहीं मिले। तो मेरा रोल है वहाँ तक पहुँचना, फिर वो टीम ले जाती है, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट सबसे बात करता रहता हूँ। और इसमें आपके परिवार का क्या विचार है, उनको कैसा लगता है? देखिए, परिवार हमेशा 50-50% रहता है। वो कहते हैं कि यार जो तुम कमा रहे हो तो हमको कोई सरकार पैसा नहीं दे रही जी। जो आज हम संस्था चला रहे हैं, हमारा सिर्फ एक रूल है जो हमारे फाउंडर जी का एक उसूल है कि हम किसी से नहीं मांगेंगे। अगर हम खुद सक्षम हैं तो हम सबसे पहले अपने फंड में से निकालेंगे जी। तो हम अपना फंड निकाल के हमने फिक्स किया हुआ है कि 20-25-30,000 मंथली हम डोनेट करेंगे। बाय साइड हमारे जो को फाउंडर से नीचे डायरेक्टर्स हैं जो भी है वो भी फंड करते हैं। फिर उसके बाद जब फैमिली बोलती है कि यार इतना तो तुम सेव कर सकते हो, इतना तो तुम कहीं और घूम लो, ये कर लो, मैंने बोला वो भी घूम के क्या करेगा, लास्ट में इंसान को भी वहीं जाना ना लेके जाएगा। जी, तो वो सबसे बड़ी बात थी। तो 50-50% रहती है फैमिलीज। देखो जी। उनको तब अच्छा लगता है जब 2 लोग आके बोलते हैं कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहा है आपका बेटा जी। और बुरा शायद तब भी लगता होगा कि देखो वो उसको गया, उसको 10-15 हज़ार रुपए दे दिए और देखो उसको खाना वाना दिलवा दिया, यार इतना तो बचा लेगा। सोसाइटी में लोग हर तरह के होते हैं, अच्छे भी है बुरे भी। तो वो मैं परिवार को बोलूँगा 50-50% रहते हैं जी। तो करियर, क्योंकि आपने बताया कि आप एक बिजनेसमैन भी, आपका खुद का एक बिजनेस भी है और आप ये सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तो उसके बीच में कोई चैलेंजेस आते हैं? कुछ ऐसा रहता है कि नहीं, कभी काम पे फोकस नहीं हो पा रहा है या सोशल वर्क पे फोकस नहीं हो पा रहा है या फाउंडेशन में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कभी कुछ ऐसे? या किस तरीके से प्लान किया हुआ है आपने? टच वुड आज तक तो ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है, जो सोशल वर्क कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है। शायद मुझे ये लगता है कि जितनी मैं समाज सेवा में सेवा कर रहा हूँ और इतना समय दे रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरा बिजनेस और बेहतर होता जा रहा है जी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं लोगों की ब्लेसिंग्स ले रहा हूँ, ऊपर वाली की ब्लेसिंग्स ले रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस एक ऑटो मोड पे लगा हुआ है कि वो चल रहा है। तो जब आप लोग फील्ड में निकलते हैं, है ना, आप अपनी टीम के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपकी टीम किस तरीके से काम कर रही है और कितने लोग काम कर रहे हैं? और जब आप गुड़गांव में निकलते हैं, क्योंकि गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है, अगर आप गुड़गांव में काम कर रहे हैं तो उनके सामने कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन सी चुनौतियाँ आती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं? ऐसे तो टीम में हमारे अभी 1000 से भी ज़्यादा वॉलंटियर हैं। अच्छा। जो एक्टिव हैं जी। अब वो आप गुड़गांव ले लो, दिल्ली, बॉम्बे, हर एक स्टेट में आपको कोई ना कोई हमारा वॉलंटियर मिलेगा जी। अब जो मेन होता है, देखो जो वॉलंटियर है वो है स्टूडेंट्स, पैसा खर्च नहीं कर सकते। जब उनको लगता है कि हम सबसे पहले एक चीज़ करते हैं, हम बोलते हैं कि पहले आप आइडेंटिफाई करो जी। आपको ये लगना चाहिए कि हाँ सच में इसको ज़रूरत है, आप हमसे रीच आउट करो। उनके पेपर्स, अगर चाहे वो हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसका डॉक्टर का नाम, हम खुद डॉक्टर से पर्सनली बात करते हैं। जब तक हमको वेरीफाई हो जाता है फिर हम उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं जी, फिर उनकी मदद करते हैं। तो हमारा इन वॉलंटियर्स का भी बहुत बड़ा साथ है कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो गुड़गांव में मदद हो रही है किसी की। अगर एक टीम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि ये एनजीओ ना हो और मैं ना हो। तो टीम का बहुत बड़ा रोल है। तो लोग भरोसा कर पाते हैं, मतलब आप बोलते हैं कि मैं आपको आश्रम लेके जाऊंगा या हम ऐसा काम करते हैं, तो कितना भरोसा कर पाते हैं? कभी ऐसा हुआ कि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे बट आप उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाह रहे हैं? डरते हैं, बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। क्या है, इतना हाइप क्रिएट हो गया है, उनको ये लगता है कि हमारा लीवर निकाल लेगा, हमारा किडनी निकाल लेगा, हमको यहाँ तक लेके जाएगा, फिर हमको हॉस्पिटल में ले आके हमको मार देगा। बहुत सारे लोग डरते हैं जी। पर एक उम्मीद होती है उनको और हमको भी एक उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि जब हम 2-3 दिन सर्वे कर रहे होते हैं जी, तो हम उनको सिर्फ ये दिखाते हैं कि हम आपके लिए जो समय निकाल के आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए लेके आ रहे हैं जी। तो उनको गाड़ी में बैठाते हैं, उनको अच्छा खाना खिलाते हैं उस सब पे, तो थोड़ा सा यकीन उनको भी करना पड़ता है और हमको भी करना पड़ता है। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार तो
हाथ भी उठ चुका है मेरे ऊपर, उन्होंने भी उठाया मेरे ऊपर कि ज़बरदस्ती क्यों लेके जा रहा है। ज़बरदस्ती नहीं होता, वो एक थोड़ा सा हल्का सा फोर्स होता है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आया कि क्यों लेके जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ। तो जैसे आपने बताया कि आपकी फाउंडेशन और आपके वॉलंटियर्स मुंबई में भी हैं, दूसरे स्टेट्स में भी हैं, तो सारे स्टेट्स में आप सेम काम कर रहे हैं रेस्क्यू करने वाला, या अलग अलग सिचुएशन और जगह के हिसाब से आपने डिसाइड किया हुआ है कि हम इस चीज़ पे काम करेंगे? मैंने सिर्फ इतना बोला है टीम को कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रेस्क्यू हो, चाहे कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो, या कोई किसी को खाने की ज़रूरत हो, या किसी के घर में राशन ख़त्म हो चुका है, किसी को जॉब लगवानी हो, किसी बच्चे की एजुकेशन पे बात आ रही है, हेल्थ पे बात आ रही है, कुछ भी XYZ आप मुझे इन्फॉर्म करोगे, बस मुझे ये लगना चाहिए। देखो, हम सबसे पहले हम 5 लोग सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ इनको ज़रूरत है। बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं अपने ग्राउंड पे लेवल पे जाकर। अब इससे पहले हमने व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया, हम मंथ में 10 to 20 व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, जिसमें जो विकलांग होते हैं उनको व्हील चेयर्स मिल जाए, और ताकि अपना वो रोजगार चालू कर सके उसमें। आप मेरे अब जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं ये तो कहूँगा सोशल मीडिया पे आप लोग देखेंगे तो आपको मेरे सारे काम दिखेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर नहीं दिखेगा, सिर्फ एक के ऊपर ये बात करता नहीं। ज़रूरतमंद है तो मेरी संस्था है, बस ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड भी चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं, तो कैसे अप्रोच करते हैं लोगों को? और ऑफिशियल से भी कनेक्टेड होना पड़ता होगा आपको, शायद सरकारी विभाग या प्राइवेट नौकरी, किसी भी तरीके से, तो वो कैसे आप एक प्लान बनाते हैं कि सामने वाले लड़के को जॉब की ज़रूरत है तो आप उसको जॉब दिलाएंगे? कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से अप्रोच करते हैं सामने? हमारा सबसे पहली बात, जो जॉब है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप समझ लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, अब सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा फैन बेस बन चुका है कि अच्छे अच्छे लोग भी जानते हैं, तो कभी कभार ये बोल देते हैं कि चलो भैया एक काम करते हैं, मेरे घर में ना एक शेफ़ की नौकरी खाली है, काम करने वाले की नौकरी खाली है, या ड्राइवर की नौकरी खाली है। तो हम, क्योंकि जिसको जॉब चाहिए, कोई MBA वाला तो नहीं आएगा हमारे पास, जी, ना कोई B.Tech वाला है, आएगा वही जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, जिसको घर चलाना है 15-20 हज़ार रुपये, तो हम वो वाले टाइप की जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ड्राइवर हो गया, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ हो गई, छोटी छोटी चीज़। जी, बहुत अच्छे से बताया सागर जी आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम आज के मेहमान में हमारे साथ हैं परासरा केयर फाउंडेशन से को फाउंडर सागर जी, और सुबह के 11:22 हो रहे हैं। दिन है आज बुधवार, तारीख है आज 30 जुलाई 2025। प्रोग्राम में हूँ मैं प्रीति। तो सागर जी, अभी मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपने कितनी पढ़ाई की है, और क्या आपने पहले जॉब भी की है या फिर सिर्फ बिजनेस ही किया है? थोड़ा सा आप अपने बारे में इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ। तो मेरी जो एजुकेशन है, आई एम B.Com ग्रेजुएट जी। फिर उसके बाद हमारा अपना फैमिली बिजनेस है, तो मैंने वो फैमिली बिजनेस कुछ दिन के लिए ज्वाइन किया। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि यार अब फैमिली बिजनेस तो चल ही रहा है, साथ में मैं अपना अलग क्या कर सकता हूँ जी। तो फिर मैंने अपना खुद का एक रियल एस्टेट का काम शुरू किया, जिसमें मैं गुड़गांव में बिल्डर फ्लोर्स बनाता हूँ, और जो भी फिर उधर से जनरेट होता है उसका 20-30% आई डोनेट टू माय NGOs जी। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे बारे में। तो आपने अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया होगा गुड़गांव, या अगर आप अदर स्टेट के बारे में भी बता पाएँ तो लगभग कोई डेट? एक नंबर अगर मैं आपको दूँ तो हार्डली, क्योंकि मैंने ये जो रेस्क्यू का काम शुरू किया है, वो रेस्क्यू का काम मैंने 1 साल पहले शुरू किया जी। तो मैं नंबर आपको एग्जैक्टली दूँ तो 100 अबव ज़रूर होगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कौन कौन से आश्रम से जुड़े हुए हैं, और कहाँ है वो आश्रम, और क्या सिर्फ वृद्धाश्रम है या फिर और भी तरह के कई आश्रम हैं? बेसिकली वो शेल्टर होम्स हैं उनके लिए जो बेसहाय हैं, जिनका कोई नहीं है, चाहे वो बूढ़े लोग हों, चाहे वो जवान लोग हो, चाहे वो बच्चे लोग हों। ऐसे गुड़गांव में 2-3 संस्थाएं हैं जो अच्छी संस्थाएं हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप जिस संस्था में उनको भेज रहे हो जी, क्या वो उनका ध्यान रखेगी या नहीं रखेगी, एक सबसे बड़ा वो भी टास्क है हमारे लिए। तो हमने कुछ ऐसे आइडेंटिफाई करे, जैसे गुड़गांव में 2 है, सूरत में 4 है, बॉम्बे में 2 है। तो हमने ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन पे सोचे हुए हैं जहाँ पे हम रेस्क्यू करते हैं। अब हमें लगता है कि बाय चांस झारखंड में हमको मिला या बिहार में मिला, तो हम बिहार से एम्बुलेंस करवा के हम उनको सूरत ले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमको पता है कि वहाँ पे सर्विस अच्छी है, लोग अच्छे हैं, वहाँ का जो फाउंडर है NGO का वो अच्छा है, क्योंकि वो दिल से सेवा करता है।
तो ये हमारा बस एक बार जाना ही है, फिर तो वहीं पे रहना है। जाना है, फिर वहाँ पे रहना है, फिर हम भी बार बार नहीं पूछ पाएंगे चीज़ों को। जी, राजकुमार जी के दिमाग में शायद कोई और सवाल आया है। राजकुमार जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार प्रीति जी, और सागर कुमार सर एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार जी। सागर कुमार जी से एक सवाल है, जैसे कि आप बच्चे बूढ़े जो बेसहारा हैं उनको ले जाते हो, ये बहुत ही अच्छा काम है। जो फुटपाथ पे या कहीं पड़े रहते हैं जी, हम जैसे नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग गुजरते हैं सड़कों से जी, कोई हिम्मत नहीं करता कि कोई उसको उठा दें या उससे बात कर लें, किसी के पास भी समय नहीं है। देखते जरूर है जी आते जाते हुए, मैं भी देखता हूँ जी। कई बार ऐसा मन हो जाता है उनको देख के कि बहुत दुख होता है कि ये बड़े परेशान लोग हैं जी जी। तो आप जब उनको लेकर जाते हो जैसे किसी आश्रम में या किसी संस्था में, तो वहाँ पे आपका कांटेक्ट कैसे हुआ उनके साथ, उनको ले जाने के लिए, या उनको ले जाते हो तो पहले बात करते हो उनसे आश्रम में, कैसे करते हो सर? देखिए, अब सबसे पहली बात है, आप जब किसी फील्ड में घुसते हो ना, तो अगर आप उसमें 2-3-4 साल दे देते हो तो आपको आसपास उसी फील्ड वाले लोग बहुत सारे मिल जाते हैं। तो जब मैं घुसा था, तो जब मेरे को भी नहीं पता था कि ये रेस्क्यू होम क्या होते हैं, ये शेल्टर होम क्या है, वृद्धाश्रम क्या है, पर धीरे धीरे जब घुसा तो लोग बहुत सारे कनेक्टेड होने लगे, जिन्होंने बताया कि भैया हमने एक वृद्धाश्रम खोला है, अगर बाय चांस आपको कोई बेसहारा लोग दिखता है तो आप हमारे यहाँ पे भेज दीजिएगा। तो जब हम भेजते हैं, देखो, और मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आज मैं शेल्टर होम खोलता हूँ और आप आंख बंद करके भी मेरे शेल्टर होम में भेजते हो तो मैं रखूँगा, क्यों नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरा वो काम वही है। तो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार देखेंगे ना, अगर आप नंबर डालेंगे कि शेल्टर होम या वृद्ध आश्रम नियर बाय दिल्ली और गुड़गांव, तो आपको पता लगेगा, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप फ़ोटो खींच के उस नंबर पर व्हाट्सएप पे ही कर देते हो ना, तो अगले दिन वो ऑटोमेटिकली वो उसको रेस्क्यू कर लेंगे। तो हमारे सिर्फ एक छोटे से एफर्ट हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि शायद वो एक भगवान का रूप हो के बैठे हुए हो, कुछ भरोसा नहीं है। जी सागर कुमार जी, जैसे कि आप ले जाते हो वहाँ आश्रम या जो आपने बताया उसमें, तो वहाँ पर उनको कितने दिन रखा जाता है और क्या उनको परमानेंट रखा जाता है क्या जी? उनका कोई समय या टाइम होता है जी वहाँ पे? जैसे मान लीजिए कोई बीमार आदमी है, हमें लगता है कि वो वहाँ पे जाके ठीक हो सकता है, फिर उसकी मर्जी के ऊपर होता है। मान लो हमने 1 साल रखा, 2 साल रखा, 3 साल रखा, अगर अब वो कहता है कि अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ बाहर जाके, और हमको लगता है कि अब उसका मेंटल स्टेटस ठीक हो चुका है, तो हम उसको भेज देंगे, क्योंकि हम किसको रोक के रख सकते हैं? हम नहीं रोक सकते। तो हम पुलिस वालों से वेरिफिकेशन करवा के, सब चीज़ें करवा के हम बाहर भेज देते हैं उसको, फिर वो अपना जीवन जीता है। अगर कोई लगता है ना छोटा बच्चा है राजकुमार जी, जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं है जो बच्चे को रखते हैं, जब तक वो खुद को संभालने लायक नहीं हो जाए, है ना, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे, तो वो लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है और सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। प्रीति जी, मैं शेट्टी सर को नमस्कार करता हूँ जी सबसे पहले। जी नमस्ते। क्योंकि उन्होंने ये प्रार्थना फाउंडेशन केयर चलाया है जी, ये बहुत बड़ी बात है और उनको बहुत कुछ भगवान आशीर्वाद देगा जी। नमस्कार प्रीति जी। शुक्रिया राजकुमार जी फोन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सागर जी, आपने बताया कि आपके हज़ारों वॉलंटियर्स हैं गुड़गांव में भी और अलग अलग जगह में भी, तो अगर कोई आपके संस्था द्वारा किए जा रहे काम से जुड़ना चाहे, जैसे हमारे ही श्रोताओं में से कोई जुड़ना चाहे, तो कैसे जुड़ सकते हैं? कुछ है कोई ऑप्शन? उसमें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है और साथ में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। आप वहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एनजीओ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे prasaracarefoundation.com हमारी वेबसाइट है, और आप सोशल हैंडल देखेंगे तो प्रसारा केयर फाउंडेशन से आपको मिल जाएगा जी। तो कोई ऑफिशियल नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट है जिसे आप शेयर करना चाहेंगे, नंबर या अकाउंट? अभी हमने ऑफिशियल नंबर कोई संस्था का नहीं रखा है, मेरा अपना खुद का नंबर है जो मैं कंटिन्यूसली लोगों को देता रहता हूँ। अगर बाय चांस गुड़गांव में जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसा बेसहारा या कोई ऐसा वृद्ध आदमी दिखता है या औरत दिखती है, तो आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम साथ में मिलके एक अच्छी सेवा कर सकें। और अगर वो नंबर आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ। मेरे को तो बड़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ताकि एक अच्छे लेवल पे हम सेवा कर पाएंगे। मेरा नंबर है, आप लिख लीजिए सारे, 8851066653।
मेरा नाम है सागर कुमार। उससे पहले सिर्फ आपको समाज सेवक लगाना है या सोशल वर्कर लगाना, चाहे आप गूगल कर लीजिए, इंस्टाग्राम चला लीजिए, फेसबुक चला लीजिए, पर लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो भी आप सोशल मीडिया का हैंडल देखेंगे उसके आगे ब्लू टिक होगा, तो ब्लू टिक पे ही आप लोग मैसेज करें और मेरे को सारी जानकारी दें। जी, और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप गुड़गांव की आवाज़ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी, प्रोग्राम में आने के लिए। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। अगर हमें कोई भी ऐसा अप्रोच करता है तो हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच प्रीति जी। जी, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ प्रीति, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। अगर आपका कोई भी सवाल है आप प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करिए 9958941408 पर, यानी 9958941408। नमस्कार।